चैप्टर 576 इनर सैंटम लॉस्ट लोग नाइट टेम्पल के इनर सैंटम यानी उसके बिल्कुल दिल में पहुंचे और भारी दरवाजों को पीछे से बंद कर दिया। जैसे ही दरवाजे बंद हुए, काली लकड़ी की सतह पर चमकते हुए रून्स एक पल के लिए दिखाई दिए, फिर बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गए। सन्नी ने दरवाजे की तरफ हल्की भौहें चढ़ाकर देखा, लेकिन कुछ नहीं बोला। कैसी पहले कभी सिटाडेल के इस हिस्से में नहीं आई थी, इसलिए दोनों को अंदर क्या है उसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। यह जगह बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन ठीक उनके नीचे कैथेड्रल का मुख्य बेल टावर था, जो बाकी 6 बुर्जों से ज्यादा ऊंचा और चौड़ा था। दोनों मास्टर्स अपने लोगों को उदास और शांत कॉरिडोर्स से ले जाते हुए एक बड़े हॉल तक पहुंचे। यह जगह फिलहाल उनका स्ट्रॉन्ग होल्ड लग रही थी। प्रवेश के सामने गार्ड्स खड़े थे। आसपास खाने और पानी के क्रेट्स रखे थे। ठंड से बचने के लिए फायर प्लेस जल रहा था और लोगों के सोने के लिए अस्थायी बिस्तर लगे थे। बिस्तरों की संख्या देखकर ही सन्नी समझ गया कि उनकी आखिरी हंट से सभी लोग वापस नहीं लौटे थे, या सेंटिनल्स जो भी करने गए थे उसमें सब बच नहीं पाए। कुल मिलाकर अब सिर्फ 23 लॉस्ट बचे थे, जिनमें से कुछ बुरी तरह घायल थे। पियर्स, वेल्थ और इन दोनों को जोड़कर भी अब 30 से कम इंसान बचे थे जो मैड प्रिंस का सामना कर सकते थे। इसका मतलब था कि कुछ ही हफ्तों में मोर्ड्रेट ने मंदिर के रक्षकों के 2/3 से ज्यादा लोगों को खत्म कर दिया था। सन्नी को याद आया कि शुरू में मास्टर वेल्थ कितनी कॉन्फिडेंट थीं कि वे उस कैदी को काबू में रख पाएंगे। यह सोचकर उसने हल्के से सिर हिलाया। मोर्ड्रेट उतना ही नहीं बल्कि उससे भी ज्यादा खतरनाक और लीथल निकला जितना उसके जेलर्स ने सोचा था। घायलों का जल्दी जल्दी इलाज किया गया। लॉस्ट लोग थककर अपने बिस्तरों पर गिर पड़े। कुछ लोग कैंप संभालने के काम में लग गए, खाना बनाना, पानी बांटना और बाकी छोटे मोटे काम। सब कुछ बहुत तेजी और अभ्यास के साथ किया जा रहा था, जिससे साफ दिख रहा था कि ये लोग कितने अनुभवी और प्रोफेशनल थे। वे मानसिक और शारीरिक दोनों तरह से थके हुए थे, लेकिन उतने टूटे हुए नहीं जितना सन्नी ने सोचा था। उनका हौसला अभी भी कायम था, शायद इसलिए क्योंकि सिर्फ सबसे मजबूत इरादे वाले लोग ही अभी तक जिंदा बचे थे। सन्नी ने एक और बात नोटिस की। पूरे इनर सैंटम में एक भी रिफ्लेक्टिव सरफेस नहीं था। लॉस्ट लोग या तो लेदर का आर्मोर पहनते थे या डल स्टील का, जो कोई रिफ्लेक्शन नहीं देता था। यहाँ तक कि वे पानी भी ओपेक कंटेनर्स, ऐसे बर्तन जिनमें अंदर दिखाई नहीं देता, से पीते थे और एक बूंद भी जमीन पर गिरने नहीं देते थे। कुछ देर बाद वही जानी पहचानी फीमेल सेंटिनेल उनके पास आई और बोली, सर और लेडी, आप दोनों से मिलना चाहते हैं। सन्नी और कैसी को एक अलग कमरे में ले जाया गया, जहां पियर्स और वेल्थ एक चौड़ी गोल मेज के पीछे बैठे इंतजार कर रहे थे। दोनों के चेहरे गंभीर थे। वेल्थ ने 2 कुर्सियों की तरफ इशारा किया। थोड़ी देर चुप रहने के बाद वह बोली, अब से तुम दोनों को कुछ सिंपल रूल्स मानने होंगे। अब तुम हमारे कमांड में हो। सर पियर्स या मैं जो भी ऑर्डर देंगे, तुम्हें मानना होगा। तुम कोई भी मेमोरी या ऐसा आइटम इस्तेमाल नहीं करोगे जो मिरर की तरह काम कर सके, इनर सैंटम के अंदर भी नहीं और बाहर भी नहीं, अगर तुम्हें जिंदा रहना है। तुम अपने फेलो सोल्जर्स के खिलाफ कोई साजिश नहीं करोगे और नाइट टेम्पल में जो कुछ देखा है उसके बारे में किसी को एक शब्द भी नहीं बताओगे। अगर यह सब मंजूर नहीं है तो अभी उठो और चले जाओ। सन्नी और कैसी ने एक दूसरे की तरफ देखा, लेकिन दोनों अपनी कुर्सियों पर ही बैठे रहे। वेल्थ ने सिर हिलाया, फिर सन्नी की तरफ देखा। अवेकन्ड सनलेस, अब बताओ कि तुम्हें वह टूटा हुआ मिरर का टुकड़ा कैसे मिला। इस बार पूरी डिटेल में।
अचानक पियर्स आगे झुका और गरजते हुए बोला, और झूठ बोलने की कोशिश मत करना लड़के, तुम्हें उसका नतीजा अच्छा नहीं लगेगा। सन्नी ने डरने का नाटक किया। मैं तो चाहकर भी झूठ नहीं बोल सकता बेवकूफ। उसने बताया कि कैसे रेकोनिंग आइलैंड पर उसकी मुलाकात मिरर बीस्ट से हुई थी और वह उस अजीब क्रीचर से लगभग अपनी जान हार बैठा था। उसे पता था कि कुछ वैल्यूएबल जानकारी देनी पड़ेगी, इसलिए उसने बताया कि उसने रिफ्लेक्शन के खिलाफ अपने ही एस्पेक्ट की फ्लॉ का इस्तेमाल किया था। लेकिन वह फ्लॉ क्या है, यह उसने नहीं बताया। कुछ देर तक दोनों मास्टर्स चुप रहे। आखिर वेल्थ ने गंभीर आवाज में कहा, तो आखिर उसके रिफ्लेक्शंस में से एक भाग ही गया। और सोचो, वह इतने समय से हमारे इतने पास था। सनी थोड़ा हिचकिचाया, फिर सावधानी से बोला, मुझे माफ कीजिए, लेकिन यह मिरर का टुकड़ा असल में था क्या? अगर यह इतना डेंजरस था तो मुझे इसे अंदर लाने की अनुमति क्यों दी गई? पियर्स ने गुस्से से मुट्ठियां भींच लीं और उसे घूरते हुए दांत पीसकर बोला, इंस्पेक्शन इसलिए होती है कि कोई आम मिरर सिटाडेल के अंदर न आ सके। किसी ने नहीं सोचा था कि कहीं बाहर उसका एक और फ्रैगमेंट भी मौजूद होगा। अगर हमें पता होता तो जैसे ही तुम चेंड आयल्स पर कदम रखते तुम्हें मार दिया जाता। और वह फ्रैगमेंट क्या था, यह जानना तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है। सन्नी हल्का सा कांप गया। उसे समझ आ गया कि उस छोटे से मिरर के टुकड़े को उठाकर उसने खुद को कितने बड़े खतरे में डाल दिया था। अब उसे समझ आया कि सेंट टायरिस ने उसे क्यों कहा था कि रेकोनिंग आइलैंड पर जाने की बात किसी से भी मत कहना। उसी समय कैसी ने बात की, पूरे सम्मान के साथ सर पियर्स, हमें यह जानने का हक है, बल्कि हमें यह जानना जरूरी है। अगर हमें पता ही नहीं होगा कि खतरा क्या है तो हम उससे लड़ेंगे कैसे? हमने आखिर क्या छोड़ दिया है? वह कौन सा क्रीचर है जो इतनी मौत और तबाही ला सकता है? मास्टर कुछ ठंडी बात कहने ही वाला था, लेकिन वेल्थ पहले बोल पड़ी। वह सही कह रही है पियर्स, अगर हमें इनकी मदद चाहिए तो इन्हें सच पता होना चाहिए। उसने गहरी सांस ली, कुछ देर चुप रही, फिर चेहरे को हाथ से रगड़ते हुए भारी आवाज में बोली, जिस क्रीचर को तुमने आजाद कर दिया है वह मॉन्स्टर मॉर्ड्रेट ऑफ वेलर है, द प्रिंस ऑफ वॉर। उस बात के बाद कुछ देर के लिए कमरा शांत हो गया। सन्नी ने भौहें सिकोड़ लीं और जो अभी सुना था उसके बारे में सोचने लगा। उसे ये जानकर ज्यादा हैरानी नहीं हुई कि मॉर्ड्रेट ग्रेट क्लैन वेलर का सायोन है। उसे पहले से ही शक था कि उसका कोई कनेक्शन है। उसने ये भी सोचा था कि मॉर्ड्रेट खुद को प्रिंस क्यों कहता है, शायद उसका रिश्ता किसी सॉवरेन से हो। अब तो ये लगभग साफ हो गया था कि एनविल ऑफ वेलर उसी मिस्टेरियस प्रिंस का पिता है। लेकिन सन्नी को एक बात परेशान कर रही थी। वेल्थ ने मॉर्ड्रेट को प्रिंस ऑफ वॉर कहा था। क्या इसका मतलब ये है कि क्लैन वेलर के पास वॉर गॉड की लिनिएज है, जैसे इमॉर्टल फ्लेम क्लैन के पास सन गॉड की? अगर ऐसा है तो बाकी दो ग्रेट क्लैंस के पास कौन सी लिनिएज है? और फिर वो खुद, जिसे शैडो गॉड का इनहेरिटर बनना था, लेकिन अब एक फोरबिडन लिनिएज में फंस गया है जो किसी अजीब डेमन से जुड़ी है। तभी कैसी ने थोड़ी हैरानी से कहा, ऑफ वेलर? मास्टर वेल्थ ने गहरी सांस ली और सिर हिलाया। हाँ, प्रिंस मॉर्ड्रेट सेंट एनविल का सबसे बड़ा बेटा था। है। बचपन में उसे एक पावरफुल अलाय को हॉस्टेज बंधक के तौर पर दे दिया गया था, शांति बनाए रखने के लिए।
उसे कोई नुकसान नहीं होना था, और हुआ भी नहीं। कम से कम हमें ऐसा लगा। कई साल बाद वो एक स्ट्रॉन्ग अवेकन्ड बनकर वापस आया। हमें बहुत खुशी हुई। पियर्स का चेहरा सख्त हो गया और उसने नजरें हटा लीं। वेल्थ थोड़ी देर रुकी, फिर आगे बोली। लेकिन हमारी खुशी ज्यादा देर नहीं चली। जल्दी ही हमें पता चला कि वो बदल चुका था। वो क्रूएल था, किसी की परवाह नहीं करता था। और उसके अंदर कुछ ऐसे इम्पल्सेस, खतरनाक आदतें थे जिन्हें वो कंट्रोल नहीं कर पाता था। जितना वो पावरफुल होता गया, उतना ही कम इंसान लगता गया। और वो बहुत पावरफुल था, जितना किसी अवेकन्ड को नहीं होना चाहिए। उसने नीचे देखा और थोड़ा परेशान हो गई। आखिर में प्रिंस मोड्रेट ने क्लैन छोड़ दिया और एल्डर्स की बात न मानकर सीड ऑफ नाइटमेयर ढूंढने चला गया, ताकि मास्टर बन सके। हमें पता था कि वो बहुत डेंजरस है। उसे असेंड करने देना या आजाद छोड़ना सही नहीं था। इसलिए हमें उसे खत्म करने का फैसला लेना पड़ा, चाहे वो मॉन्स्टर बन गया हो। फिर भी वो हमारी जिम्मेदारी था। सन्नी ने अपने सिर को हल्के से पकड़ा। बहुत सारी नई बातें सामने आई थीं। अगर ये सब सच है तो क्या मोड्रेट सच में हॉस्टेज था? क्या वो सच में डिस्टर्ब्ड था? शायद था, या शायद नहीं था। लेकिन सन्नी को पूरा यकीन था कि एनविल ने उसे हटाने का असली कारण कुछ और था, टू पावरफुल और कंट्रोल में नहीं। शायद इसी वजह से मोड्रेट को सेकंड नाइटमेयर चैलेंज करने से रोका गया था। इसलिए वो अकेले चेंड आयल्स आया, एक ऐसा सीड ढूंढने जिसे कोई गार्ड न कर रहा हो। और आखिर में वही उसकी डाउनफॉल बन गया। लेकिन एक बात समझ नहीं आई। सन्नी ने मास्टर्स की तरफ देखा और पूछा, अगर मोड्रेट इतना डेंजरस था तो आपने उसे सीधे मार क्यों नहीं दिया? कैद क्यों किया? थोड़ी देर बाद पियर्स ने जवाब दिया, उसकी आवाज भारी थी। क्या तुम्हें लगता है हमने कोशिश नहीं की? उसका फिजिकल बॉडी डिस्ट्रॉय कर दिया, स्पिरिट बॉडी भी। लेकिन वो फिर भी नहीं मरा। जो भी किया, वो मरता ही नहीं था। हमारे कई लोग मर गए इस कोशिश में। आखिर में हम उसे सिर्फ बांध ही कर पाए, वो भी सेंट्स की मदद से। सन्नी हैरान रह गया। फिजिकल बॉडी और स्पिरिट बॉडी दोनों खत्म, फिर भी जिंदा। ये कैसे हो सकता है? उसने बोलने की कोशिश की, फिर रुक गया। फिर पूछा, उसका एस्पेक्ट क्या है? पियर्स और वेल्थ ने एक दूसरे को देखा। फिर वेल्थ ने कहा, उसका एस्पेक्ट मिरर्स, रिफ्लेक्शंस और सोल्स से जुड़ा है। वो मिरर्स के जरिए ट्रैवल कर सकता है और रिफ्लेक्शंस को कंट्रोल करता है। उसकी दूसरी एबिलिटी बहुत डरावनी है। अगर कोई उसे मिरर में देखे तो उसकी सोल दीवार खा ली जाती है, हो जाती है, और उसका बॉडी मॉडरेट का हो जाता है। वो जिस बॉडी को लेता है उसके मेमोरीज, एकोस और एस्पेक्ट भी ले लेता है। लेकिन साथ में उसका फ्लॉ भी। जैसे रेकोनिंग आइलैंड पर जो क्रीचर तुमने देखा था, वो उसी की क्रिएशन था। कुछ देर के लिए वो चुप हो गई और अपने गले में पहने एनविल वाले एम्यूलेट को छुआ। पियर्स और मैं उसके पावर से इम्यून हैं, लेकिन बाकी सोल्जर्स नहीं। वो एक एक करके उनके बॉडी ले रहा था और बाकी को मार रहा था। उसका आखिरी वेसल बहुत डेंजरस था, क्योंकि वो डेड बॉडीज से पपेट्स बना सकता था, मरे हुए लोगों के शरीर को कंट्रोल करना। हमने उस वेसल को डिस्ट्रॉय किया, लेकिन मॉडरेट फिर भाग गया, जैसे हमेशा करता है।
हम उसे फिर से बाइंड नहीं कर पाए। सन्नी ने हल्का सा सिर झुकाया। अब बहुत सारी बातें क्लियर हो गई थीं। क्यों मॉर्ड्रेट को कैद किया गया, क्यों नाइट टेम्पल बंद रखा गया, और क्यों सिर्फ एकोस और लॉस्ट उसे गार्ड करते हैं। एकोस के पास सोल नहीं होती, इसलिए मॉर्ड्रेट उन्हें कंट्रोल नहीं कर सकता, और लॉस्ट अगर उसके कंट्रोल में आ भी जाएं, तो वो वेकिंग वर्ल्ड में वापस नहीं जा सकते। लेकिन अगर वो बाहर निकल गया। सन्नी अचानक कांप गया। पियर्स ने उसकी हालत देखी और हल्का सा डार्क स्माइल किया। अब समझ आया। ये मत सोचो कि तुम उससे बात करके या उसे मैनिपुलेट अपने काम के लिए उसे कर सकते हो। अभी इस सिटाडल में सिर्फ 4 लोग हैं जिनके बॉडी से वो बाहर जा सकता है। वेल्थ और मैं इम्यून हैं। कैसी भी, क्योंकि वो ब्लाइंड है। पियर्स ने सीधा सन्नी की तरफ देखा। बाकी बचता है। सन्नी ने गुस्से में बुदबुदाया। ओनली यू। चैप्टर 578 परफेक्ट वेसल वेल दैट्स जस्ट डैम ग्रेट। सन्नी के होंठ का कोना हल्का सा हिला। सबसे खराब बात ये थी कि वो पियर्स की बात से डिसएग्री भी नहीं कर सकता था, क्योंकि उसका खुद का कंक्लूजन भी लगभग वही था। बिल्कुल, मॉर्ड्रेट किसी भी लॉस्ट को अपना वेसल बना सकता था ताकि सैंक्चुएरी या किसी दूर के ह्यूमन सिटाडल तक पहुंच सके और वहां जाकर नया बॉडी ले सके। लेकिन जब उसके सामने एक परफेक्ट ऑप्शन मौजूद था, तो वो कमजोर ऑप्शन क्यों चुनेगा? शायद इसी वजह से उसने पिछले कुछ हफ्तों में सन्नी को ढूंढने की कोशिश नहीं की। हो सकता है मॉर्ड्रेट उसे आखिर के लिए बचाकर रखना चाहता था। कैसी की वजह से सन्नी को वेल्थ और पियर्स के एस्पेक्ट्स के बारे में थोड़ा आइडिया था। वेल्थ के पास ऐसी पावर्स थीं जो उसे अटैक्स से काफी रेजिस्टेंट, बहुत कम असर होने वाला बना देती थीं, शायद ऑलमोस्ट इम्यून भी। और पियर्स का एस्पेक्ट उसकी कॉम्बैट एबिलिटी को स्ट्रॉन्ग करता था और एनिमी को वीक बनाता था। सन्नी ने नोटिस किया कि सिर्फ वेल्थ ने एक अजीब एनविल एम्यूलेट पहना हुआ था। उसने अंदाजा लगाया कि शायद वही उसे मॉर्ड्रेट की एबिलिटी से बचा रहा है। पियर्स अपने एस्पेक्ट की ताकत से पोजेशन, किसी के शरीर पर कब्जा, को रोक सकती थी। कैसी को भी टारगेट नहीं बनाया जा सकता था, क्योंकि वो ब्लाइंड है। मॉर्ड्रेट की पावर काम करने के लिए रिफ्लेक्शन, आईना या प्रतिबिंब देखना जरूरी होता है, जो कैसी नहीं कर सकती। इसका मतलब सिर्फ सन्नी बचा था। लेकिन इससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट बात ये थी कि मॉर्ड्रेट महीनों से सन्नी को सीक्रेटली देख रहा था। उसे पता था कि सन्नी कितना पावरफुल है। वो कैसे बोलता है, कैसे बिहेव करता है, उसके दोस्त कौन हैं और दुश्मन कौन। मॉर्ड्रेट को सब कुछ पता था, सन्नी की एस्पेक्ट, शैडोज, मेमोरीज, और वो उसे परफेक्टली कॉपी भी कर सकता था। सच में सन्नी एक आइडियल वेसल था। जैसे ये सब पहले से तय था कि यही उसका रोल होगा। डैमनेशन। सन्नी थोड़ी देर चुप रहा, फिर पियर्स और वेल्थ की तरफ देखा। इस बार उसे चिंता फेक करने की जरूरत भी नहीं थी। तो प्लान क्या है? मास्टर्स थोड़ी देर चुप रहे। फिर वेल्थ ने भारी आवाज में कहा, हम बाहर जाकर उस मॉन्स्टर को ट्रैप करने की कोशिश नहीं करेंगे। अब हमारे पास इतने लोग नहीं बचे। लेकिन वो इनर सैंक्टम के अंदर भी नहीं आ सकता। और जो वेसल उसे टाइम एडवांटेज देता था, वो भी खत्म हो चुका है। इसलिए हम वेट करेंगे। 1 हफ्ते में, शायद उससे भी पहले, सेंट कॉर्मैक वापस आ जाएंगे। तब प्रिंस मॉर्ड्रेट को एक ट्रांसेंडेंट का सामना करना पड़ेगा। उसकी आवाज से साफ था कि उसे ये प्लान पसंद नहीं था। ये थोड़ा हार मानने जैसा था।
लेकिन ऊपर से देखो तो यही सबसे सेफ प्लान लगता था। बस उन्हें इनर सैंक्टम में रहना था और मदद आने का इंतजार करना था। सनी ने मजबूरी में मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, ये अच्छा प्लान है। वेल्थ ने सिर हिलाया और कैसी से बोली, लेडी कैसिया, अगर तुम्हें कोई यूजफुल विजन मिले तो तुरंत बताना। अब तुम दोनों जाकर रेस्ट करो, खाना खाओ, हमें अपनी स्ट्रेंथ बनाए रखनी है। इतना कहकर बात खत्म हो गई। सन्नी और कैसी उठे, झुककर रिस्पेक्ट दिया और मेन हॉल में चले गए। वहां बाकी लॉस्ट उन्हें अजीब नजरों से देख रहे थे। उन्होंने पोरिज, दलिया जैसा खाना लिया, पानी के जार्स उठाए और एक कोने में खाली मैट्रेसेस पर बैठ गए। काफी समय बाद उन्हें सिंपास्ट के अलावा कुछ अच्छा खाने को मिला था, तो वो चुपचाप खाने लगे। साधारण सा मीट पोरिज भी उन्हें बहुत स्वादिष्ट लग रहा था। कुछ देर बाद कैसी ने धीरे से पूछा, तुम्हें क्या लगता है? सनी ने नीचे देखते हुए जवाब दिया, वो लोग झूठ बोल रहे हैं। मॉर्ड्रेट जरूर अंदर आएगा, वो बहुत चालाक है। मुझे पता है, और उन्हें भी पता है। उसका शैडो आसपास नजर रख रहा था ताकि कोई उनकी बात न सुन ले। सन्नी ने आगे कहा, सबसे ज्यादा चांस है कि हालात जल्दी खराब होंगे। वेल्थ और पियर्स थोड़ी देर वेट करेंगे, फिर शायद हमें बेट चारा की तरह उसे करेंगे ताकि मॉर्ड्रेट को ट्रैप कर सकें। कैसी ने पूछा, तुम्हें कैसे पता? सन्नी हल्का सा मुस्कुराया, क्योंकि मैं भी यही करता। दोनों फिर चुपचाप खाने लगे। कुछ देर बाद कैसी ने पूछा, तो हम क्या करें? सन्नी ने आराम से जवाब दिया, अभी कुछ नहीं, हम भी वेट करेंगे, रेस्ट करेंगे, खाएंगे, अपनी स्ट्रेंथ वापस लाएंगे, फिर देखेंगे। उसके बाद दोनों ने बात नहीं की। खाना खत्म करके वो सो गए। सन्नी के शैडोज पूरी रात जागते रहे, उसकी रक्षा करते हुए। जब वो उठे, हवा में खून की स्मेल थी। 23 में से अब सिर्फ 21 लॉस्ट बचे थे, जो 2 सेंटिनल्स बाहर गार्ड कर रहे थे। उन्हें किसी ने मार दिया था। किसी को पता भी नहीं चला कब और कैसे। उनका खून दीवारों, फर्श और छत तक फैल गया था। पूरा कॉरिडोर एक डरावनी पेंटिंग जैसा लग रहा था। खून के बीच में एक छोटा सा मिरर शार्ड पड़ा था, जैसे बाकी लोगों का मजाक उड़ा रहा हो। वेल्थ ने गुस्से में उसे तुरंत डिस्ट्रॉय कर दिया। अब साफ था, मॉर्ड्रेट इनर सैंक्टम में आ चुका था, और उसने ये बात छुपाई नहीं। वो चाहता था कि सब देखें, डरें और इंतजार करें। अगला कौन होगा?